इफेक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इन मॉडर्न टाइम्स, यानी जो मानव द्वारा की गई एक्टिविटीज हैं उनका आजकल के समय में हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या प्रभाव हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसको 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो चीज़ें जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं बिना मैनकाइंड की इंटरवेंशन के, जैसे लैंड, वाटर, एनिमल, मिनरल्स। तो इनमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है चेंज इन बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। बायोफिजिकल एनवायरनमेंट मतलब वो सारी सराउंडिंग जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिस जगह पे रह रहा है वो अपनी सारी बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट करता है। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों ही इंक्लूडेड हैं, यानी बायोटिक फैक्टर जो कि लिविंग है और एबायोटिक यानी जो कि नॉन लिविंग है। तो इसी सारी सराउंडिंग से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ये अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त करता है। तीसरा आ गया हमारे पास चेंज इन इकोसिस्टम, यानी वो एरिया जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, बाय शेयरिंग देयर फिजिकल रिसोर्सेज, हैबिटेट एंड फूड। इस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में क्या चेंजेस आ गए हैं इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। चौथा है चेंज इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी इन लिविंग फॉर्म्स। हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे जो हमारे आसपास हैं, दे आर एडिंग टू द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मीन्स कि आपके आसपास कैसी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो कितने नंबर में हैं, उनमें कितनी वैरायटी है, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब जो भी हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उसके कारण मॉडर्न टाइम में हम क्या देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है। यानी अगर हम इसको ब्रॉडली समझें तो हम देखते हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, यानी नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। बायोफिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे चेंजेस आ गए हैं क्योंकि हमने अपनी बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन्वायरमेंट के उनको भी चेंज कर दिया है। हम अपनी मर्जी के ऑर्गेनिज्म को पिक एंड चूज करते हैं। और एबायोटिक यानी कि नेचुरल जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी अपनी मर्जी से हम अल्टर या चेंज करते हैं, यानी हम अपने बायोफिजिकल एनवायरनमेंट को अल्टर करते हैं। इसके कारण हमारे इकोसिस्टम में चेंज आता है। और अगर हम सिर्फ बायोटिक कम्युनिटीज की बात करें तो उनकी स्पीशीज में से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, यानी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी स्पीशीज खत्म होने की कगार पे हैं। यानी हमने अपनी एक्टिविटी से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इम्पैक्ट किया है, हमने बायोडाइवर्सिटी को कम कर दिया है, जिससे नंबर ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे इकोसिस्टम में थे या हमारे इन्वायरमेंट में थे वो हमारी एक्टिविटीज के कारण कम हो गई हैं। तो ये मेनली 4 इफेक्ट्स हैं हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके हमारे इकोसिस्टम पे। अब इसके बीच में हम इनको डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब हम अपने पूरे पर्यावरण को या पूरे हमारे इन्वायरमेंट को हम कैसे उसकी क्वालिटी को कम करते हैं। इसमें कई सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब किसी स्पीशीज का, पूरी की पूरी स्पीशीज का एक ही समय पे नष्ट हो जाना, या किसी एक एरिया में सभी तरह के ऑर्गेनिज्म का नष्ट हो जाना। जैसे कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, तो उस एरिया की सारी स्पीशीज एक ही समय पे एंड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन। दूसरा जो इफेक्ट है वो है डिफॉर्नेशन। फौना वर्ड जो है ये एनिमल से संबंधित है। सो डिफॉर्नेशन मतलब अगर हमारी एक्टिविटीज के कारण किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के सभी एनिमल्स नष्ट हो जाएं या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के ऊपर हमारी एक्टिविटीज का इफेक्ट पड़े, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्नेशन। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। जैसे अभी हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, तो हमारी एक्टिविटीज के कारण बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अब कई बार क्या होता है कि कुछ
जगह पे अगर कहीं इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आती है तो उस जगह के जो नेचुरल इनहेबिटेंट्स होती हैं स्पीशीज, वो कई बार उस चेंज के साथ जो उस हैबिटेट में आ गया उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कोरल रीफ्स हैं ये अपने इन्वायरमेंट के प्रति बड़ा सेंसिटिव होते हैं। इनमें अगर इन्वायरमेंट में या पीएच में या सैलिनिटी में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यानी कुछ स्पीशीज ऐसी हो सकती हैं या हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड का यूज़ कैसे बढ़ा है या कैसे हमने अपनी लैंड की क्वालिटी को कम कर दिया है। इसमें मेजर कारण आ जाता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, तो दे बहुत बड़ा कारण बनते हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली ओशन एसिडिफिकेशन, यानी ओशन पानी का जो समुद्र है उसमें अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन। एसिड डेपोजिशन, जिसको आम भाषा में एसिड रेन कहते हैं, एंड राइजिंग ऑफ सी लेवल, यानी समुद्र के तल का बढ़ जाना, समुद्र का जो स्तर है उसका जो लेवल है दैट इज इंक्रीजिंग। ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो सी शोर्स हैं वो पानी में डूब जाएंगे। सिमिलरली एक टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन का हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है। ओजोन हम पढ़ेंगे कि दो तरह का है, एक जो सरफेस ओजोन है जो कि धरती के सरफेस के आसपास ओजोन की लेयर है या ओजोन का कंसंट्रेशन है, और दूसरा जो ओजोन है दैट इज इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो दोनों के इफेक्ट के बारे में या दोनों में अल्ट्रेशन क्या आई है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारी पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे नेचर के जो नेचुरल साइकिल हैं जिससे में एलिमेंट्स रिन्यू होते रहते हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। तो ये जो नेचुरल साइकिल है इनमें क्या इम्पैक्ट आता है, और स्पेशली हम इसमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट्स है उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन का जो एडिशन है हमारे इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन एक ऐसा कंपोनेंट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है। तो इसका नाइट्रोजन साइकिल का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट लाइफ पे, एनिमल लाइफ पे, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले हम इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं मास एक्सटिंक्शन, डिफॉर्मेशन, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। इसके बारे में एक 2018 में नेचर में एक स्टडी रिपोर्ट छपा जिसमें ये कहा गया कि 87% ऑफ ओशंस एंड 77% ऑफ लैंड, और ये 77% लैंड कौन सा है, एक्सक्लूडिंग अंटार्कटिका, यानी जो कि जो फ्रोजन लैंड है उसको छोड़ के जो बाकी का लैंड है उसका 77%, और लगभग 87% ओशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अल्टर हो गए हैं, यानी हमने उनमें बदलाव कर दिया है। एंड 23% ऑफ प्लैनेट्स लैंड मास रिमेन्स इन विल्डरनेस, और बाकी सिर्फ 23% मास ही ऐसा बचा है प्लैनेट का जो कि अनटच्ड है। तो ये एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। जो लगभग 75% टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वो सीवियरली अल्टर्ड है, और इसमें जो 66% मैराइन इन्वायरमेंट है दैट हैज बीन अल्टर्ड, यानी लगभग 3/4 हिस्सा जो जितनी भी लैंड हमारे पास है उसको हम अल्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, इम्पैक्ट कर चुके हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, अर्बनाइजेशन है, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, हम इतना ज़्यादा लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें जिससे हमने काफ़ी लैंड को मॉडिफाई कर दिया है। और इनमें से ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन है ये एग्रीकल्चर के फील्ड कहाँ बने हैं, जहाँ पर पहले जंगल हुआ करते थे। तो इस तरह से हमने अपने इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को मैनिपुलेट कर लिया है। जहाँ तक एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की बात है, अप टू 1 मिलियन स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन विद इन डेकेड्स, यानी लगभग 10 साल में लगभग 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच जाएंगी।
2019 की IPBES रिपोर्ट के अनुसार, जो यूएन का रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि 8 मिलियन टोटल एस्टिमेटेड प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं और इनमें से लगभग 0.01 से 0.1% तक जो स्पीशीज हैं ये लगभग हर साल एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ऑलरेडी 83% ऑफ वाइल्ड मैमल्स की स्पीशीज को खत्म कर दिया है और लगभग आधे प्लांट्स हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी इतना हमारा ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है। इसका एक कारण ओवरफिशिंग भी है, जैसे ओशंस के लिए कहा गया है पॉपुलेशन ऑफ ओशनिक शार्क्स एंड रेज हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 71% सिंस 1970 लार्जली ड्यू टू ओवरफिशिंग। तो ये डाटा हमें थोड़ा आइडिया देता है कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अब जहाँ तक हमारे एग्रीकल्चर लैंड की बात है या हमारे दूसरे जो एक्टिविटीज़ की बात है, उसमें काफ़ी सारी जो स्पीशीज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एक्सटिंक्ट होती हैं। लैंड बेस्ड हैबिटेट जो है उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उसकी नेटिव स्पीशीज 20% तक अल्टर हो चुकी हैं। ऐसा रिपोर्ट 1900 का रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि नेटिव स्पीशीज, यानी नेटिव स्पीशीज मतलब जो शुरू से उस एनवायरनमेंट में रह रही हैं, जो किसी एक खास हैबिटेट की नेटिव हैं, वहीं पे शुरू से रह रही हैं, दे आर द नेटिव स्पीशीज। तो उनमें 20% तक अल्टरेशन आ गई है। और ऐसी स्पीशीज जो किसी दूसरे एरिया से आके नए हैबिटेट में एडजस्ट करती हैं, दे आर कॉल्ड एज एलियन स्पीशीज। ऐसी इनवेजिव एलियन स्पीशीज पर कंट्री 70% तक इंक्रीज हो गई हैं सिंस 1970। तो 1970 से अब तक यानी 2019 तक लगभग 70% स्पीशीज जो दूसरे देशों से या दूसरी हैबिटेट से आ गई हैं, दे हैव अल्टर्ड द एनवायरनमेंट। 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार 3 बर्ड स्पीशीज, 2 फ्रॉग, 1 शार्क एंड 1 फेमस स्नेल, ये हमारे फ्रेश वाटर फिश जो है, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में हुआ करती थी, ये पिछले साल में 2019 में ये एक्सटिंक्ट इनको डिक्लेयर कर दिया। यानी ऑलरेडी एक साल में 3 बर्ड्स की स्पीशीज, 2 फ्रॉग की स्पीशीज और 1 शार्क की स्पीशीज और एक ऐसा स्नेल जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर था, वो भी इसमें एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज में चला गया। यानी एक साल में भी हम इतना डैमेज क्रिएट करते हैं अपने इन्वायरमेंट पे। दूसरा हम जानते हैं कि व्हाट कॉजेज इट, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। वन ऑफ द रीजन इज नेचुरल प्रोसेस। कुदरती तौर पे कुछ स्पीशीज जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती और वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। बट ह्यूमन इंटरवेंशन बाय ओवर हंटिंग, कोई ऐसी स्पीशीज हो सकती है जिसको ज़्यादा फूड के लिए हंट कर लिया जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि हमें उनसे बेटर प्रोड्यूस मिले, बेटर यील्ड मिले। तो उसके कारण वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज हैं वो नेटिव स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर देती हैं। सिमिलरली हैबिट मॉडिफिकेशन ये अर्बनाइजेशन के कारण भी हो सकता है, माइनिंग के कारण भी हो सकता है, जंगल की कटिंग के कारण भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज द हैबिटेट हैज बीन चेंज, और नई जो हैबिटेट है उसमें स्पीशीज एडजस्ट नहीं कर पाती, ये भी एक कारण बनता है फॉर एक्सटिंक्शन। हाउ इट इज ऑब्जर्व, यानी हम इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, देखते कैसे पता चलता है कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। दैट इज बाय लॉस ऑफ वैरायटी। धीरे धीरे जब एक स्पीशीज के नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का नंबर घटने शुरू हो जाता है तो उससे एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होती है, और अगर कोई स्पीशीज का कोई एक भी ऑर्गेनिज्म ना बचा रहे तब उस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कहा जाता है, और इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है।
अब दूसरी हम जो बात करने वाले हैं वो है लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन मतलब ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा बायोफिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, और इसमें भी कई सारे फैक्टर हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारी लैंड को खराब करते हैं। 3/4 of land-based environment and about 66% of marine environment has been significantly altered. लगभग 3/4 हिस्सा लैंड का हम ऑलरेडी अपनी एक्टिविटीज के कारण अल्टर कर चुके हैं। लैंड डिग्रेडेशन हैज रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ 23 ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस, यानी 23% लैंड ऐसा है जिसकी हमने प्रोडक्टिविटी यानी जो यील्ड है या एग्रीकल्चर यील्ड है उसकी क्वालिटी का जो माप है उसको कम कर दिया है, ऐसा एक यूएन रिपोर्ट 2019 में कहा गया। अब जब लैंड डिग्रेडेशन होता है तो इसके हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होते हैं। इन इफेक्ट्स को हम दो हिस्सों से समझ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं और दूसरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। डायरेक्ट इम्पैक्ट्स में जो इम्पैक्ट है वो बहुत हल्का भी हो सकता है और इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हो सकता है इससे किसी स्पीशीज की जो नंबर है वो बहुत घट जाए, या हो सकता है किसी स्पीशीज का नंबर बहुत बढ़ जाए, क्योंकि सभी जो ऑर्गेनिज्म है ये एक फूड चेन का पार्ट होते हैं, इनका एक दूसरे के साथ खाने का संबंध होता है, जिसके कारण अगर कोई प्रीडेटर की जो प्रजाति है यानी जो शिकार करने वाले की प्रजाति घटती है तो उससे प्रे यानी जो खाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसके कारण नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसके कारण बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो सकती है और इकोसिस्टम के जो बाकी फैक्टर्स हैं उनमें भी अल्टरेशन आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बायोम की नेचर ही चेंज हो जाए, जैसे फॉरेस्ट जो है वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाए, यानी फॉरेस्ट यानी जहाँ पर बड़े पेड़ पौधे मिलते हैं, ग्रास लैंड जहाँ पर ज़्यादा छोटे जो पौधे छोटे आकार के पौधे हैं वो मिलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा अल्टरेशन जो है वो किसी लैंड को उसके बायोम यानी उसकी नेचर को चेंज करने के लिए मजबूर कर दे। क्लाइमेट चेंज ये भी अपने आप में एक एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का कारण बनता है। क्लाइमेट चेंज के कारण ग्राउंड वाटर का रिचार्जिंग घट सकता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर घट सकता है और फ्लड्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स में क्लाइमेट चेंज जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर के कारण हो सकता है, उसके कारण बहुत लार्ज स्केल पे माइग्रेशंस हो सकती हैं। लैंड डिग्रेडेशन के कारण कॉस्ट बढ़ सकता है फूड का, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लैंड से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं, अगर लैंड डिग्रेड होगा तो उसकी यील्ड घटेगी तो क्रॉप प्रोडक्शन घटेगा और उसके कारण जो फूड के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, यानी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी इसके कारण हो सकता है। और अगर लैंड बिल्कुल ही रहने लायक ना रहे या बहुत ही पोल्यूटेड हो जाता है अगर सिस्टम, देन इट कैन कॉज माइग्रेशन के अपने इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इससे डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं, इसके कारण इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के साथ संबंधित हैं। जानते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी वातावरण बदल गया है। लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज आर लिंक्ड, तो ये तीनों जो चीजें हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज। अगर लैंड यूज बदल जाता है, जो लैंड पहले जंगल के लिए यूज हो रही थी उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे तो लैंड यूज का लैंड डिग्रेडेशन के साथ संबंध बनेगा। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज का भी लैंड डिग्रेडेशन के साथ इम्पैक्ट है। सिमिलरली ओवरग्रेजिंग, यानी अगर चारागाहों के लिए ज़्यादा चारा चरा जाता है किसी ग्राउंड से तो उसमें भी एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें लैंड अपने आप को दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर पाती। कमर्शियल डेवलपमेंट, यानी हमने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड को एक्वायर कर लेते हैं। क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स, माइनिंग, सैंड निकालने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए, ये सब कारण भी लैंड पोल्यूशन का या लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। आगे हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन की। ओशन एसिडिफिकेशन मतलब ओशन के जो वाटर हैं उनके पीएच में चेंज आना, यानी वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है।
अब इस एसिडिफिकेशन का मुख्य कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बोनिक एसिड डिसएसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो इसी को एसिडिफिकेशन कहा जाता है। अब एसिडिफिकेशन के साथ साथ एक और काम होता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट आयंस। ये जो कार्बोनेट आयंस हैं ये कई सारे जो मैराइन एनिमल्स हैं या वाटर एनिमल्स हैं उनके शेल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसके कारण, इस कार्बोनेट आयंस के घटने के कारण मैराइन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। Every day 22 million tons of carbon dioxide from factories, cars, power plants and other human resources are absorbed by the world's ocean। यानी लगभग 22 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर दिन हमारे ओशंस में डिसॉल्व होती है। ये यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट रिपोर्ट एक 2019 में पब्लिश हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो सरफेस वाटर हैं यानी जो तालाबों और नदियों और समुद्र का जो पानी है वो पहले के कंपैरेटिवली, यानी इंडस्ट्रियल एरा जो 1890 सेंचुरी माना जाता है, उसके कंपैरिजन में अब 30% ज़्यादा एसिडिक हैं। और अगर इसी स्पीड पे हमारा जो एसिडिफिकेशन का रेट चलता रहा, देन बाय द एंड ऑफ सेंचुरी यानी इस शताब्दी के अंत तक सरफेस वाटर कुड बी मोर देन ट्वाइस एज एसिडिक एज दे वर एट द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी। यानी सदी के शुरू में जितना एसिडिफिकेशन था पानी का, उसके कंपैरेटिवली सदी के अंत तक यानी 100 साल में जो एसिडिफिकेशन है वो उससे दुगना हो जाएगा। अब एसिडिफिकेशन का एक और इम्पैक्ट है, रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका solubility in water is dependent upon temperature. The rate at which water absorbs carbon dioxide decreases as water temperature increases। यानी अगर पानी गर्म होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पोलर सरफेस है उसमें जो पानी होगा वो ज़्यादा एसिडिफाई है, ज़्यादा जल्दी एसिडिफाई होता है एज कंपेयर टू अदर लैटिट्यूड्स। और वार्मर रीजन में, यानी जो हमारा जो वार्मर रीजन जहाँ पे समुद्र का जो टेम्परेचर जहाँ बढ़ेगा वहाँ पर जो समुद्र है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो कोरल रीफ्स हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो 99% ऑफ जो वार्म वाटर के कोरल रीफ्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे अगर ग्लोबल टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ा। तो क्योंकि कोरल जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं ये एसिड कंसंट्रेशन के या टेम्परेचर के, तो इसके कारण सारी की सारी कोरल रीफ खत्म हो सकती है। अब जानते हैं इसके मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके कई डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, वो चाहे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट है, चाहे जंगलों की कटाई है। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या का अमाउंट बढ़ेगा तो वहाँ पर हमें ओशन एसिडिफिकेशन का खतरा नजर आएगा। हाउ इट इज ऑब्जर्व्ड? इट इज ऑब्जर्व्ड बाय डिक्रीज इन द पीएच यानी एसिडिफिकेशन, कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन घट जाता है, एंड सैचुरेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स। देन व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट? ये किस किस को इम्पैक्ट करता है, किसके ऊपर प्रभाव डालता है? एल्गी एंड सी ग्रासेज में इंक्रीज, यानी इसके कारण समुद्र में एल्गी और सी ग्रासेज की संख्या बढ़ सकती है, जबकि ऑयस्टर, क्लैम्स, सी अर्चिन, शैलो वाटर कोरल्स, डीप सी कोरल एंड कैल्केरियस प्लैंकटन इनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकता है। तो ये भी एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा ड्यू टू एसिडिफिकेशन। अब ये जो ऑयस्टर्स हैं, क्लैम्स हैं, सी अर्चिन हैं या कोरल्स हैं, इनका जो शेल है या इनका जो हार्ड सरफेस है
उसमें कार्बोनेट आयंस होते हैं। तो क्योंकि एसिडिफिकेशन से कार्बोनेट आयंस कम हो जाते हैं, उसके कारण इन सभी एनिमल्स के ऊपर ओशन एसिडिफिकेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एसिड डेपोजिशन। एसिड डेपोजिशन को ही एसिड रेन भी कहा जाता है। यानी एसिड जो सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड जब ये धरती के ऊपर रेन या स्नो या फॉग या हेल या एसिड डस्ट की तरह गिरता है तो इसको एसिड डेपोजिशन कहा जाता है। यानी हवा में जो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है या नाइट्रिक एसिड की मात्रा है, ये पानी के साथ घुल के रेन के फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में या फॉग की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में ये धरती के ऊपर पहुंचता है। और कई बार ये डस्ट पार्टिकल के साथ भी हमारी धरती के पास पहुंचता है। तो इसी के अनुसार हम इस डेपोजिशन को दो तरह से बांटते हैं। वेट यानी कि रेन, स्नो, फॉग, हेल, ये वेट डेपोजिशन है, और ड्राई यानी कि डस्ट पार्टिकल्स के रूप में। अब इनमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये प्राइमरी लेवल पे देखा जाएगा तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं क्रिएट करती। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में कूलिंग इफेक्ट देती है। सिमिलरली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये हमारे ग्राउंड लेवल में ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है, जिसके कारण ओजोन जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट है सिटीज का और जो बहुत हार्मफुल है उसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। What causes it? Secondary pollutants from coal burning power plants, factories and automobiles, जिनमें से ये फ्यूम्स निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, ये मेन सोर्सेज हैं जिनसे एसिड डेपोजिशन होता है। इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? हम आमतौर पे देखते हैं कि बिल्डिंग का कलर चेंज हो जाता है या मॉन्यूमेंट बाहर से करोड हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो ये स्किन और आई इरिटेशन भी कॉज करती हैं। इनका मैराइन हैबिटेट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, यानी क्योंकि अल्टीमेटली तो ये जो सारा पानी है, जो चाहे रेन है या किसी भी तरह से ये अगर ये मैराइन तक पहुंचता है तो ये हमारे ओशंस को एसिडिफाई करता है। सिमिलरली इट कॉजेज लीचिंग। लीचिंग मतलब जब ऐसी रेन जो धरती के ऊपर गिरती है तो एसिड कंसंट्रेशन होने की वजह से ये एल्युमिनियम या मैग्नीशियम या इस तरह के जो आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन हैं, इनको अपने साथ सोख करके अर्थ के या क्ले के अंदर वाली साइड पे ले जाती है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। तो इसके कारण जो अर्थ का जो टॉप लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी घटती है। एसिड रेन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड दिस कैन हैव इम्पैक्ट ऑन सम इकोसिस्टम। तो इसके बारे में हम नाइट्रोजन साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे नाइट्रोजन साइकिल को भी इम्पैक्ट करती है। और जो एसिड पार्टिकल जो कि डस्ट की फॉर्म में है ये मेटल्स को करोड कर सकते हैं, पेंट और स्टोन को खराब कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग सी लेवल। ग्लेशियर के पिघलने से जो समुद्र का जो पानी का सतह है वो बढ़ता है। ग्लोबल मीन सी लेवल हैज रिजन अबाउट 8 to 9 इंचेस, यानी 21 से 24 सेंटीमीटर सिंस 1880। 1880 के मुकाबले में जो समुद्र का जो सतह है वो 8 से 9 इंच बढ़ चुकी है, और इसमें से ज़्यादा इंक्रीज आया जो पिछले 25 सालों में आया है। यानी पिछले 25 सालों में इन्वायरमेंट का या ग्लेशियर के पिघलने के कारण या और अन्य कारणों के कारण सी लेवल काफ़ी बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2019 में पब्लिश हुई में कहा गया कि 2050 तक जो समुद्र का जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा और 2100 तक ये 69 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू 2000। तो ये जो सी लेवल है इसको मेजर करने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक है टाइड गॉज और दूसरा है सैटेलाइट अल्टीमीटर्स। और ये जो टाइड गॉज है बेसिकली ये एक तरीका है जिसमें डेली हाई एंड लो टाइड्स को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सेंसर्स।
इन कंपैरिजन टू दिस देयर आर सैटेलाइट अल्टीमीटर्स, जो कि स्पेस में रडार अल्टीमीटर्स हैं, जो हाइट ऑफ सी वाटर को मेजर करते हैं बाय रिटर्न स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ रडार पल्स, जो कि ओशन की तरफ फेंकी जाती है और उसको रिटर्न कितनी देर में होती है उससे मेजर करके सी का जो लेवल है उसको नापा जाता है। व्हाट कॉजेज इट, क्यों होता है? इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और ये पानी समुद्र के लेवल को बढ़ा रहा है। इसका एक और कारण भी है, दैट इज डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड में क्योंकि अब पानी को सोखने की क्षमता कम हो गई तो बहुत सारा पानी बह के समुद्र तक पहुंचता है। सिमिलरली इसका एक और कारण जो कि वार्मिंग ऑफ वाटर है, वार्म वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कूल, क्योंकि जो वाटर है ये इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण सीज आर स्वेलिंग अप। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नेचुरली जो एरिया सी शोर के पास है वो पानी में डूब सकते हैं, कोस्टल एरिया की रोड्स को खतरा हो सकता है, ब्रिजेस को खतरा हो सकता है, और बहुत सारे ऑयल और गैस वेल्स हैं जो कि ओशन में हैं, पावर प्लांट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इनके ऊपर भी जो सी लेवल के बढ़ने का हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन इज ए ग्रीन हाउस गैस जो कि हीट और वार्मथ को अर्थ के आसपास एंट्रैप करती है। ओजोन को दो तरह से स्टडी किया जाता है, इन अपर एटमॉस्फेयर एंड एट ग्राउंड लेवल। अपर एटमॉस्फेयर में ये यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ओजोन की लेयर को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ओजोन जो है ये अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करता है जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गुजर नहीं पाती। लेकिन यही ओजोन जब ग्राउंड लेवल पे है देन इट इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग्स। 30 years after the signing of protocol, scientists finally reported that the hole in the ozone layer has closed. ये रिपोर्ट आया हमारे पास 2020 में, वर्ल्ड ओजोन डे जो कि सितंबर 16 को मनाया जाता है। उस दिन ये एक अच्छी खबर दी गई कि जो ओजोन होल्स बन गए थे, ओजोन होल मतलब वो एरिया जहाँ पर ओजोन की लेयर बहुत पतली हो गई थी, जिसमें से यूवी रेडिएशन धरती पर आ रही थी, उसके बारे में ये कहा गया कि ये 30 सालों में जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था उसके अनुसार ओजोन के लेवल को कम करने की जो कोशिश की गई उसमें काफ़ी सफलता मिली और ये जो ओजोन होल्स हैं ये क्लोज हो गए हैं, यानी ओजोन को कंट्रोल करने में हमें सफलता मिली। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ओजोन के हैं मीथेन, जो कि बाय डाइजेशन ऑफ ग्रासेस इन द रूमिनेंट, यानी घास खाने वाले जानवरों में जब वो ग्रास को पचाते हैं तो उसके कारण मीथेन रिलीज होता है, यानी बहुत सारा मीथेन रिलीज होता है हमारे जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम एनिमल्स को रियर करते हैं फॉर फूड। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के डिफरेंट कंपाउंड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब ब्रेक डाउन होके ओजोन बनाते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जो कि जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करते हैं, यानी ये कंपाउंड हैं जो ओजोन लोअर लेवल पे जो ओजोन है उसको बनाने में और अपर लेवल पे जो ओजोन है उसको ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जाना जाता है, मापा जाता है, और उसी से इसका मेजरमेंट मिलता है कि इसका थिकनेस कैसा है। इसका इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में नज़र आता है। ये इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यूवी रेडिएशन के कारण कुछ डिजीजेस भी स्प्रेड होती हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये रिजल्ट होता है जब बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी सोर्स हम लोग बर्न करते हैं तो उसके कारण बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि अर्थ को वार्म करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, यानी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग।
100% इंक्रीज सिंस 1980 इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो 1980 से लेकर लगभग अब तक 100% इंक्रीज हो गया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल इतना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ होता है कि बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, रेजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय एटलीस्ट 0.7 डिग्री। व्हाट कॉजेज इट? इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, जो कि पेट्रोलियम, कोल या नेचुरल गैस के जलने से निकलता है। कभी जंगलों में आग लग जाए तो उसके कारण बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सिमिलरली मीथेन, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग की गैस है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड सीमेंट प्रोडक्शन, तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑफ कोर्स एक नेचुरल एक फिनोमेना है, लेकिन सीमेंट प्रोडक्शन ये एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हाउ इट इज ऑब्जर्व? क्लाइमेट मॉडल या स्टेटिस्टिकल मेथड से इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको मॉनिटर किया जाता है टेम्परेचर को, जिससे पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल का है या कैसे बढ़ रहा है। इसके कारण टेम्परेचर अर्थ का चेंज तो होता ही है, साथ के साथ साथ सूखा पड़ सकता है, ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ आ सकती है, जंगलों में आग लग सकती है, स्टॉर्म्स जनरेट हो सकते हैं, लैंड कवर चेंज हो सकता है, और इन सब के मिले जुले असर के कारण ओशन लेवल भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब ये जो सब हमने डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज पढ़ी, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करना हमारा मेन पर्पज है कि क्या किया जा सकता है, कैसे इन्वायरमेंट को सेव करें। तो सबसे पहले तो रिड्यूस रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी के बारे में सोचा जाए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको सनलाइट से या विंड से या रेन, टाइड या वेव से या जियोथर्मल हीट से भी एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जो कि क्लीन एनर्जी को यूज़ करे। तो क्लीन एनर्जी बेसिकली टर्म यूज होता है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सिमिलरली सोलर पावर को टेम करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल लगाए जा सकते हैं, या सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए सोलर पैनल्स, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तीसरा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जो कि बिल्कुल जिनको पोल्यूशन फ्री माना जाता है, ये भी एक एनर्जी रिसोर्स है जिसको यूज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत है। हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सस्टेन आवर इन्वायरमेंट? सबसे पहले तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी स्पीशीज का नुकसान हो। नए फॉरेस्ट लगाएं, ऐसी इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी अपनाएं जो कि ग्रीन और क्लीन हो, जिससे हमारा इन्वायरमेंट कंजर्व हो, हम उसको सही तरह से नापें उसके इफेक्ट्स को, और जहाँ तक हो सके रिसोर्सेज के यूज़ को रिड्यूस करें। इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स लगाए जाएं जिससे कि वाटर को सेव किया जा सके, ताकि इन्वायरमेंट में टॉक्सिन्स रिलीज ना हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये भी कार्बन एमिशन को कम करते हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में आजकल बहुत बात होती है, क्योंकि सिटीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ जाता है जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है डायरेक्ट एयर कैप्चर, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को एयर से रिमूव किया जाता है बाय मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन। लेकिन ये भी एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो रिलीज करना ही पड़ता है। तो ये एक तरीका है जिससे इमीडिएट स्टेप लिया जा सकता है फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बेटर टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेनली हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, यानी सरकार क्या कर सकती है। सरकार इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कंपल्सरी कर सकती है। एज पर एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया में 1999-2000 एकेडमिक सेशन से इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है और इसको पूरे देश में लागू किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, जो कि समय समय पे ध्यान रखती है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को चेक किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को चेक किया जाए, शिकार को चेक किया जाए।
और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो समय समय पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो भी चलाती है। बहुत सारा रिसर्च होता है ऐसे एरियाज में जो रिसर्च और ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दी जाती है जिससे इन्वायरमेंट का बेटर मैनेजमेंट हो सके। इसके लिए कई सारी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है जो कि दिल्ली में 1970-80 से सेटअप है और जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हेल्प करती है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे द इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी है देहरादून में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये भी देहरादून में है। ये भी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स को, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देती है ताकि वो अपने फॉरेस्ट को या अपने रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करें। इंडिया में लगभग 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं जो कि इकोलॉजी को, इकोलॉजिकल साइंसेस को स्टडी करने में या उनमें जो इन्वायरमेंट के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए हेल्प करती हैं। ये जो सेंटर्स हैं, ये इकोलॉजिकल साइंस का सेंटर है बेंगलोर में, सेंटर ऑफ माइनिंग इन्वायरमेंट है धनबाद में, सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन है अहमदाबाद में, CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर है चेन्नई में, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री है कोयम्बटूर में, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डिग्रेडेशन इकोसिस्टम दिल्ली में, द ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरला में। ये सभी सेंटर्स भी इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए रिसर्च और जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके सिवाय 3 रीजनल म्यूजियम्स हैं जो कि मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर में हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए काफ़ी एफर्ट किया जाता है। सिमिलरली पर्यावरण वाहिनीज हैं, ये जो स्टेट के द्वारा चलाई जाती हैं, इसका DC के अंडर कंट्रोल होता है इनका, तो ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा मेन जो है वो हमारा है 1-to-1 अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। हमें चाहिए कि हम जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, जो रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है उसको उन तक पहुंचाएं ताकि वो अपने आप को एजुकेट कर सके, अपने आप को अवेयर कर सके, अपने आप को इन्फॉर्म रखें कि कैसे वो अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट है जो इन्वायरमेंट को उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। लास्ट इज इनकरेज सेल्फ रेगुलेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसका कारण एक्सेसिव यूज़ है, वेस्टेज है। तो अगर हम चाहें तो इन को भी हम कम करके काफ़ी हद तक अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर इम्पैक्टिंग आर इन्वायरमेंट, और ये एक ही धरती है, एक ही इकोसिस्टम है, एक ही इन्वायरमेंट है जिसको हमने सभी ऑर्गेनिजम्स ने, प्लांट्स ने, एनिमल्स ने शेयर करना है। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं आपको सही और जल्दी उत्तर उसका दूँ। अगर आप इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर या आप पोल्यूशन के ऊपर या कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, then you can visit my channel. I hope this information is good for you. Thank you very much. Thanks for watching.